बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बच्चे सब खैरियत से होंगे। तो हम लोग चैप्टर नंबर 16 कर रहे थे अल्टरनेटिंग करंट का, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर तक जो है वो अल्टरनेटिंग करंट इन कैपेसिटर तक देखा था। तो हम लोगों ने एक और कंपोनेंट पढ़ा था कि जो अल्टरनेटिंग सर्किट्स के अंदर लगता है वो है इंडक्टर। तो आज हम लोग जो अल्टरनेटिंग करंट का बिहेवियर देखेंगे कि इंडक्टर के अंदर ये बिहेवियर क्या होता है, ठीक है। तो जो कहता है कि इसी थ्रू इंडक्टर्स जो है हमारे पास, कहता है कि होता क्या है कि हम कहते कंसीडर कर लो कि एक हमारे पास सर्किट है, ठीक है। उसमें अल्टरनेटिंग सोर्स हमने लगाया हुआ और साथ ही इंडक्टर लगा दिया। अब आमतौर पे जो जर्नल हमें पता है चीज़ों का वो ये है कि डायरेक्ट करंट जो है वो तो फ्लो कर जाता है इंडक्टर के अंदर से, लेकिन बेटा अल्टरनेटिंग करंट जो है वो इंडक्टर के अंदर से नहीं गुजरता। और रीज़न कि जो सेल्फ इंडक्टिंग कॉइल होती है वो क्या करती है, वो जो करंट का चेंज होता है उसको अपोज करती है, ठीक है। क्या करती है, करंट के चेंज को अपोज करती है। और जो अल्टरनेटिंग करंट है हमारा बेटा ये कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। तो इस वजह से ये क्या करती है, ये उसको भी अपोज करेगी। और क्या होता है कि आपका अल्टरनेटिंग करंट जो है वो इंडक्टर के अंदर से पास नहीं करता बल्कि डीसी करंट पास कर जाता है। तो कहते हैं कंसीडर कर लो कि हमारे पास एक सर्किट है, उसके अंदर इंडक्टर लगाया हुआ है, ठीक है, जिसकी इंडक्टेंस एल है। और जो उसका सोर्स है हमें वो करंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसकी वैल्यू भी इधर लिखनी है। तो कहते हैं कंसीडर करो कि इसकी जो रेजिस्टेंस है इस कॉइल की या इंडक्टर की, सोलेनाइड की, वो क्या है, वो नेग्लिजिबल है, ना होने के बराबर है। तो बेटा जो करंट इसकी आउटपुट या इसमें से फ्लो करेगा अल्टरनेटिंग करंट है। तो अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन आपको दी हुई है कि जो आउटपुट होती है किसी भी जनरेटर की, वो अल्टरनेटिंग करंट जो है इस फॉर्म के अंदर हमारे पास होता है, ठीक है। तो कहते हैं अगर इंडक्टेंस जो है हमारे पास एल वो चेंज कर दे, ठीक है, उसमें से इंडक्टेंस के अंदर से जब बेटा हमारा करंट चेंज हो रहा होगा तो हमें पता है आपको कि भाई सोलेनाइड है, ठीक है, सोलेनाइड है या इंडक्टर है, तो उसमें बैक ईएमएफ लाजमी प्रोड्यूस हो जाएगी। क्या प्रोड्यूस हो जाएगी? बैक ईएमएफ, क्योंकि करंट उसमें से चेंज हो रहा है, अल्टरनेटिंग करंट है तो इसका मतलब है करंट चेंज हो रहा है। तो जो ही करंट आपका चेंज होता है तो आपको पता है कि उसमें बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये आपने सोलेनाइड के अंदर या इंडक्टर के जो पिछले लास्ट चैप्टर में हमने किया तो उसमें पढ़ा था कि बैक ईएमएफ जो है किसी भी जो सेल्फ इंडक्शन का टॉपिक था उसमें, तो उसमें एक बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाती है, किस वजह से, करंट के चेंज होने की वजह से। और हमें पता है कि इंडक्टर के अंदर हमने दिया हुआ करंट, अल्टरनेटिंग करंट दिया हुआ है, तो करंट जब चेंज हो रहा है, ठीक है, चेंजिंग करंट दे दिया और इसका मतलब है बैक ईएमएफ इसमें प्रोड्यूस हो जाएगी। तो कहता है कि क्योंकि हमने सर्किट के अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाई हुई, सिर्फ इंडक्टर लगाया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वही बैक ईएमएफ के बराबर होगी, मतलब जितनी हम इनपुट दे रहे हैं। रीजन कि सर्किट के अंदर आप गौर करो, पीछे देख सकते हो कि भाई हमने डायरेक्ट इंडक्टर लगाया हुआ, किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाई होगी। इसका मतलब है जो अप्लाइड वोल्टेज है, अल्टरनेटिव वोल्टेज है, वही हमारी बैक ईएमएफ के इक्वल होगी। उसी को हम लोगों ने बेटा क्या लिख दिया, V इज इक्वल लिख दिया। अब इसमें L जो है आपको भी पता है कि बेटा ये इंडक्शन है, सेल्फ इंडक्शन है, ठीक है। और डेल्टा I जो है करंट में चेंज है, डेल्टा T जो है वो टाइम है आपके पास। तो हम ये देखेंगे कि अब ये ग्राफ जो है ये बेटा ईएमएफ के दरम्यान में भी है और करंट के दरम्यान में भी है, ठीक है। तो इसको देखेंगे इसका बिहेवियर कैसा है। तो इनमें दो आपको कर्व नजर आ रही हैं, एक बेटा PQRS T। तो अभी हम इसको गौर नहीं करते, अभी सिर्फ और सिर्फ जिस पे हमने गौर करनी है वो है बेटा हमारी ये OA B वाली, जिसको मैंने भी ये रेड कर रहा हूँ कि इस कर्व पे सिर्फ गौर करो आप कि ये OA जो है BCD, ठीक। कह रहा है क्योंकि आपका इस फार्मूले के मुताबिक अगर गौर करो आपके पास इंडक्टेंस जो है वो तो कांस्टेंट है। तो किसी भी इंस्टेंट पे जो हम पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज फाइंड करेंगे वो क्या है, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है। और हमें भी पता है हम एक्स एक्सिस पे क्या ले रहे होते हैं, एक्स एक्सिस पे बेटा इसमें टाइम ही होता है। तो हम देखेंगे कि टाइम के साथ क्या चीज़ है। तो गौर करो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था कि वाई एक्सिस पे जब हमारा करंट है और एक्स एक्सिस पे हमारा टाइम है, तो बेटा वाई ओवर एक्स जो चेंज है कि डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स है, किसके इक्वल होता था, बोला ये स्लोप का फार्मूला था, ठीक है, किसका, स्लोप का। तो वो यही, और दूसरी बात ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो है यही प्रोपोर्शनल है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। तो इसका मतलब है किसी तरीके से अगर हम ये रेड जो किया मैंने करंट वाले ग्राफ का क्या फाइंड कर लें, स्लोप फाइंड कर लें, ठीक है। ये जो OA BCD ग्राफ है इसकी हम क्या करें, स्लोप फाइंड कर लें हर पॉइंट पे, तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो वही वैल्यूज हमने बेटे फाइंड करके ये डेल्टा ये वो डेल्टा टी जो है IT ग्राफ के अंदर ये रेड मैंने जो किया इसमें से वैल्यूज फाइंड करके हम लोगों ने स्लोप की। तो जो ग्राफ वो ग्राफ हमें किसका वैल्यू दे रहा होता था, वो पोटेंशियल डिफरेंस की। तो वो ग्राफ जो है वो बेसिकली PQRS हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का है। अब आपको मैंने बताया था उस दिन कि ये O से लेकर A तक ऑब्जर्व करो कि जो स्लोप है, जो ढलवान है, वो बेटे मैक्सिमम है, ठीक है, वो क्या है, मैक्सिमम है। अब यही वो बात क्या कहता है कि अब
कंसीडर करो एट ओ, जो आपके पास जो ग्राफ कंसीडर करना है हम लोगों ने शुरू में, वो बेटे है ओ ए बी सी और डी। मैं उसको अभी रेड कर देता हूँ बेटे, आपको पता चल जाएगा ये जो रेड ग्राफ किया हुआ है, ठीक है, ये आपने ग्राफ अभी कंसीडर करो कि हमने देखना है। और ये करंट का है, ये किसका करंट का, विद द टाइम जो करंट कैसे चेंज हो रहा है। तो कहते हैं एट ओ पोजीशन, आप पोजीशन ओ के ऊपर अगर आप चेक करो, जो स्लोप है वो मैक्सिमम है। क्या है स्लोप? मैक्सिमम है। तो इसका मतलब है कि जो इससे मुतल्लिका वजह, और आपको ये भी पता है कि रेट ऑफ जो स्लोप का है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके? वोल्टेज के। ठीक, तो यही बात कहता है कि भाई इस ओ के ऊपर जो वोल्टेज हमारे पास आएगी या पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, वो हमें पता है वो पीक वोल्टेज आएगा, वो मैक्सिमम आएगा, ठीक है, ओ पे। तो यही वैल्यू तो कहते हैं कि इक्वल्स टू वी नॉट, और ये मैक्सिमम वोल्टेज आ रहा है हमारे पास। और ये जो ऊपर पी वाला ग्राफ जो स्टार्ट हो रहा है बेटा, ये हमारा बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज का ग्राफ है। अब कहता है ओ से लेकर ए तक जो स्लोप है वो क्या कर रही है, ठीक है, वो इंक्रीज कर रही है, बल्कि सॉरी डिक्रीज कर रही है। ओ से ए तक हम जो जो जाते जाएंगे तो हमारी ढलवान या स्लोप जो है वो बेटा डिक्रीज करती जा रही है। तो इसी वजह से अगर आप गौर करो कि आपका जो पी क्यू आर एस टी वाला ग्राफ है वो भी बेटा डिक्रीज करता जा रहा है जो जो स्लोप इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो एट पॉइंट क्यू के ऊपर ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। वजह के जो मैक्सिमम है उस जहाँ पर जाके स्लोप हमारी क्या हो जाती है? बिल्कुल जीरो हो जाती है, कोई ढलवान नहीं रहती, बराबर हो जाती है। अब कहता है ए से बी तक हमारी स्लोप दोबारा से इंक्रीज होना शुरू हो गई, बट नेगेटिव, ठीक है, उल्टी डायरेक्शन के अंदर। इसी वजह से हमारी जो बेटे पोटेंशियल डिफरेंस है उसका आंसर क्या आ गया? मैक्सिमम नेगेटिव वोल्टेज। तो कहता है इसी तरीके से हम बेटे क्या हल कर सकते हैं कि ओ ए बी सी डी ग्राफ से हम स्लोप फाइंड कर करके जो पी क्यू आर एस टी ग्राफ है वो ऑब्टेन कर लेते हैं, वो हासिल कर लेते हैं। और पी क्यू आर एस टी जो ग्राफ है ये बेटे किसका है? ये पोटेंशियल डिफरेंस का है। और क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट या स्लोप है वो प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली किसके? वोल्टेज के। तो बेसिकली ये पोटेंशियल डिफरेंस का ही ग्राफ है। इसके बाद बच्चे कहते हैं इसको ग्राफिकल हम कैसे, मतलब वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना हो तो हमें नजर आ रहा है, अगर गौर करो ऊपर जो ग्राफ है वेव फॉर्म उसके अंदर, कि इन दोनों में जो फेज का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, करंट के दरमियान और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान, वो कितना आ रहा है? वो 90 डिग्री का है। वो क्या है? 90 डिग्री का है। लेकिन क्या है कि बेटे करंट जो है वो पीछे रह गया, वो लैग कर रहा है और वोल्टेज लीड कर रहा है। बट आपने कैपेसिटर में देखा था, कैपेसिटर में इससे थोड़ा सा अपोजिट था। कैपेसिटर में क्या था कि बेटे करंट लीड कर रहा था और वोल्टेज लैग कर रहा था। यहाँ पर बेसिकली वोल्टेज लीड कर रहा है और करंट लैग कर रहा है। तो जो चीज़ बेटे लीड करती है उसको हम बेटे वर्टिकली ड्रॉ करते हैं वेक्टर फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो ये वोल्टेज जो है पोटेंशियल डिफरेंस की हम लोगों ने वर्टिकली ड्रॉ किया, और जो बेटे लैग करता है हम उसको हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम जो डायरेक्शन इंक्रीजिंग लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, वो एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। तो जो चीज़ पीछे रह रही है वो है करंट, और जो आगे जा रही है वो लीड कर रही है वो है बेटे पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, ठीक है। और इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है बेटे फेज का वो कितना है? वो 90 डिग्री का, पाई बाई 2 का डिफरेंस है। तो वही हमने इधर क्या किया दिया, लिख दिया। इसके बाद बेटे हम लोग जो है इंडक्टिव रिएक्टेंस, अब इसकी डेफिनेशन आपको कल भी बताई थी कैपेसिटर के केस में, कि उसमें कैपेसिटेंट रिएक्टेंस थी कि असल में है रेजिस्टेंस ही है। इट इज ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, कि जो एसी को अपोज करता है, जो कि रेजिस्टेंस और इसका सिंबल इधर दिया हुआ है। तो इसका फार्मूला भी बेटे सॉरी इधर एक्स सी लिख दिया हुआ है, इधर एक्स एल कर लीजिएगा क्योंकि ये इंडक्टर है, ठीक है। तो ये इंडक्टिव है, आपके एक्स एल इंडक्टर लिखोगे क्योंकि ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है, तो ये एक्स एल है आपके पास इधर। तो ये भी कहता है कि बेसिकली इक्वल होता है रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज को, जब हम रूट मीन स्क्वायर करंट पे डिवाइड करते हैं तो ये उसके इक्वल आता है ओम्स लॉ के। तो ये कहता है कि रूट मीन स्क्वायर जो वैल्यूज हैं ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज की इंडक्टर के अंदर से गुजरने वाली वैल्यू है, और जो आई रूट मीन स्क्वायर करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। और जो रिएक्टेंस का यूनिट होता है बेटा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस ही है तो वो आपको पता है कि क्या होता है? ओहम्स ही होता है, ठीक है। तो इसके बाद बच्चे कहता है कि जो हमारे पास इसकी वैल्यू है किस पे? फ्रिक्वेंसी, क्योंकि आपको पता है अल्टरनेटिंग करंट है तो बेटे चेंज हो रहा है, उसकी कुछ ना कुछ फ्रिक्वेंसी होगी। तो हम फ्रिक्वेंसी के साथ इसका रिलेशन देख लेंगे कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होती है फ्रिक्वेंसी के लिहाज कैसे चेंज होती है। तो आपने लास्ट में बेटा कैपेसिटर में ये देखा था कि जब फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करती थी तो ये रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाती थी। इसमें अपोजिट केस है। आपने भी देखा था कि अल्टरनेटिंग करंट को ये गुजरने नहीं देता, ठीक है, डायरेक्ट करंट को गुजरने देता है, और अल्टरनेटिंग करंट की ही फ्रिक्वेंसी होती है। तो ये कहता है कि जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी अल्टरनेटिंग करंट की उतनी ही ज़्यादा ये आपकी रिएक्टेंस होगी, रेजिस्टेंस होगी, मतलब कि करंट को गुजरने नहीं देगा। तो इस फार्मूले में जो एल है वो आपकी बेसिकली इंडक्टेंस है इंडक्टर की। तो ये था हमारा आज का जो टॉपिक है कि भाई जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट है थ्रू इंडक्टर, इसका बिहेवियर कैसा होता है, उसके कौन लीड करता है कौन लैग करता है।
तो कैपेसिटर के अंदर जो चीज़ लीड करती है वो है बेटे करंट, और वो करंट को गुजरने अल्टरनेटिंग करंट को गुजरने देता है, डीसी को गुजरने नहीं देता। लैग क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस। इंडक्टर के अंदर थोड़ा सा अपोजिट है उससे। इसमें क्या होता है कि बेटे वोल्टेज लीड करती है, करंट लैग करता है, इसी वजह से अल्टरनेटिंग करंट इसमें से नहीं गुजर सकता। ठीक हो गया? तो ये तो बच्चे आज का टॉपिक। ओके,